Hello, student, and welcome to the 76th lecture for class 10th mathematics nurture batch. Myself is Tabib Siddiqui, and you know that we are covering the chapter called surface area volume in our last class. So surface area volume अब ख़त्म हो चुका है हमारा, so we can move forward. अच्छा, अब थ्योरी के नाम पे जो कुछ आप को मैं पढ़ाऊँगा, जो कुछ आप लिखोगे, डेट इज़ मोर और लेस मतलब अब अननेसेसरी है। मतलब आप चाहो तो थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब चीज़ें नहीं लिखो, मतलब फ्रॉम माय साइड। मतलब कि जैसे कि मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया, जैसे कि हमारे कंस्ट्रक्शन में, मतलब कोई समझाना ही चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे चैप्टर कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस चैप्टर कंस्ट्रक्शंस के अंदर स्टूडेंट एक्चुअली में क्या है कि मोर और लेस आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो नज़र आता है। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कुछ गाइड कर दूंगा तो ये स्टेप्स बता दूंगा कि हाँ ये स्टेप्स आप याद रखो, बाकी ठीक है। लेकिन इसके बाद जब हम लोग जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे इन फ्यूचर, क्योंकि अभी तो दिसंबर का महीना ही चल रहा है, तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि अभी टाइम है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो जो भी लेक्चर्स होंगे वो मोर और लेस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, है ना। अगर आप कोई क्वेश्चंस या कोई टॉपिक या एक्स वाई जेड कोई चीज़ ऐसी पढ़ना चाहते हो जो मैंने पढ़ाई नहीं है, इवन वो सिलेबस में भी नहीं हो, है ना। कोई स्टूडेंट है कि 11th क्लास का कोई टॉपिक है, उसको अभी से पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, या कोई और एग्जाम्पल है, या आर डी शर्मा है, या एग्जाम्पलर है, या कोई IMO की बुक है, एनी काइंड ऑफ थिंग, एनी काइंड ऑफ स्टफ़ अगर आप पढ़ना चाहो तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम टू शेयर दैट मटेरियल टू मी, एंड आई विल टेक केयर और दैट वो लेक्चर में वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूँ। गेटिंग इट? सो इससे क्या होगा कि बोथ द साइड कोलैबोरेशन चलता रहेगा। मतलब मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाऊं वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए, कि हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको आता हो जो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाऊं। क्वेश्चन आप अगर अपनी तरफ से शेयर करोगे मुझे, क्योंकि अगर 20 स्टूडेंट्स हैं नर्चर बैच में, 25 स्टूडेंट्स हैं नर्चर बैच में, तो अगर ईच स्टूडेंट 5 क्वेश्चन भी शेयर करता है तो टोटल 125 क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। एवरी वीक की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट एवरी डे। अगर आप ईच क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एवरी वीक मुझे शेयर करते हो कि सर 5 क्वेश्चन आप मेरी तरफ से ये आप समझा दीजिए, तो टोटल 125 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 125 क्वेश्चन को डिस्कस करने में फिर टाइम जाएगा। गेटिंग इट? सो आपकी तरफ से अगर इनिशिएटिव आएगा तो मैं बहुत उसको अप्रिशिएट करूँगा, जो कि आना भी चाहिए, है ना। स्टूडेंट सारे अच्छे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से इनिशिएटिव आएगा। तो वहाँ पे हम जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो हम रिवीजन के नाम पे जो करेंगे वो आपकी डिफ़िकल्टीज़ को लेंगे, और फिर जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में पेपर कैसे लिखा जाता है, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स अगर कुछ अवेलेबल है जो मेरे को पता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हैविंग सेड दैट, तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि मोर और लेस प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड है ना। और इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि इस चैप्टर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो सर्कल से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन है, और जो क्लास 9th और 8th में जो आप कंस्ट्रक्शन पढ़ के आ रहे हो ना, उससे इजी है। आप यकीन जानो कि कंस्ट्रक्शन का जो क्वेश्चंस आता है क्लास 10th में वो बोनस की तरह काम करता है, यानी वो सब बच्चों को आता ही आता है। तो अगर आप क्लास 10th के कंस्ट्रक्शन को लेकर थोड़ा सा भी नर्वस हो तो बिल्कुल नर्वस मत हो, क्योंकि ये सबसे ईजी कंस्ट्रक्शन आप पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, एक तो सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन है, क्या है, डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट। एक तो हम ये पढ़ेंगे कि लाइन सेगमेंट का डिवीज़न कैसे करते हैं, बेसिकली हम इसको सिमिलैरिटी में यूज़ करेंगे। और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट जो कि इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है टेंजेंट के कंस्ट्रक्शन से। तो ये हम एक्चुअली में पढ़ेंगे हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर में। तो डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि जैसे कि अगर आपके पास कोई लाइन है स्टूडेंट, है ना, सपोज़ करो ये लाइन है, तो इस लाइन को अगर डिवाइड करना है ना, सपोज़ करो 3:2 के रेशो में डिवाइड करना है या 4:2 के रेशो में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, है ना। सपोज़ करो कि ये 9 सेंटीमीटर की लाइन है, अब मुझे इसको 6:7 के रेशो में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, डैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सी डैट, है ना। इसको और भी एलोबरेट करेंगे, टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशो, ये हम पढ़ेंगे होपफुली। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ वो मूविंग डेड, कि अब जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो ज़्यादा मिनट्स के नहीं होंगे, है ना। वी हैव गॉट ए स्लॉट ऑफ 30 मिनट्स, बट वी विल कीप आवर लेक्चर लेंथ ओनली फॉर 20 मिनट्स, है ना, क्योंकि अननेसेसरी लेक्चर को एक्सटेंड नहीं करना है हमें, है ना। नाउ वी आर ऑन ए वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग अ सिलेबस। ये चैप्टर ख़त्म होती ही सिलेबस फिनिश्ड हो जाएगा, तो हम मैक्सिमम 2, 3 या 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करके
हम लेक्चर को क्लोज करेंगे, ताकि आपके पास अवेलेबल टाइम हो। ऐसा नहीं हो कि आपके दिमाग में एक लोड हो कि आज सर अपलोड करेंगे तो 1 घंटा उसमें जाएगा, नहीं। 20 मिनट्स का अगर कोई लेक्चर है, अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उसको वॉच कर सकते हो अराउंड 30 to 35 मिनट्स या मैक्सिमम 40 मिनट्स में आप वॉच कर सकते हो, मतलब सारे थ्योरी वगैरह लिखते हुए। ओके, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट को किसी कैसे गिवन रेशियो में डिवाइड करते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये जो को मैंने स्लाइड्स इसलिए बनाई हैं कि यही के यही स्टेप्स आपके किस में जाएंगे स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में जाएंगे। अगर बाय चांस कोई लाइन सेगमेंट के डिवाइड का क्वेश्चन आता है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये एग्जैक्टली यही स्टेप जाने वाले हैं, ठीक है ना। एग्जैक्टली अगर आप जो चीज़ कर रहे हो उसी चीज़ को इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दोगे, है ना। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसका आपको किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। जैसे कि ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इसको आपको किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। तो आप क्या करो, पहले ए बी को बना लो। सपोज करो वो 8 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो ए बी बना ली। ये तो बनाना बहुत आसान है। अब क्या करो, ड्रॉ एंड रे ए एक्स। सपोज करो ये ए बी बनाई है, तो एक ए एक्स रे बनाओ जो कि ए बी के साथ एक्यूट एंगल बना रहा हो। तो ये हमने ए एक्स रे बना ली। ए बी के साथ एक्यूट एंगल बनाना है, 30 डिग्री बना लो, 60 डिग्री बना लो, वॉट एवर यू फील लाइक। 60 डिग्री बहुत सारे स्टूडेंट बना देते हैं, 60 डिग्री बनाना बहुत सबको आता होगा। 60 डिग्री कैसे बनाते हैं, सपोज करो ये लाइन है, तो आप कंपास का पॉइंट यहाँ रखोगे, ठीक है ना, पॉइंट, और पेंसिल से एक आर्क कट करोगे सेक्टर्ड वाली, और फिर कंपास का पॉइंट यहाँ रखोगे, ठीक है, और फिर आर्क कट करोगे इस लाइन पे, इस आर्क पर। तो ये जो लाइन आएगी ना, ये एंगल 60 डिग्री होगा। फिर अगर इसको बाइसेक्ट करना है यानी 30 डिग्री बनाना है, तो कंपास का पॉइंट यहाँ रख के एक छोटी सी आर्क यहाँ कट करोगे, और फिर कंपास का पॉइंट यहाँ रख के फिर एक छोटी सी आर्क यहाँ कट करोगे। तो ये जो एंगल आएगा ये 30 डिग्री आएगा। वॉट एवर यू फील है, बोथ 60 एंड 30 डिग्री आर एक्यूट एंगल। एंगल बनाना क्लास 7th में सीखा हुआ है हमने। फिर भी अगर किसी को डिफिकल्टी आती है एंगल बनाने में या आर्क कट करने में, कंपास को समझने में, तो प्लीज़ टेल मी रिगार्डिंग डैट ऑल्सो, ठीक है। तो हमने एक एक्यूट एंगल बना लिया। ये ए एक्स एक रे है। रे का मतलब क्या है, बहुत लंबी लाइन, मतलब ये इनफाइनाइट वे में एक्सटेंड की जा सकती है, ठीक है, लेकिन हम कुछ लेंथ तक इसको लेके जाएंगे। ओके, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सपोज करो कि हमें एक रेशो गिवन ऑफ लाइन सेगमेंट का रेशो बनाना है, कोई पॉइंट सी रखना है, और वो सी जो है ए बी को 3:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है ना। सपोज करो कोई पॉइंट इस ए और बी के बीच में ऐसा है सी, जो ए बी को 3:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, यानी सी ए की वैल्यू और सी बी का रेशो वो 3:2 है, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन के अंदर कौन सा डिवीजन है, ये इंटरनल, यानी ए बी के बीच में कोई पॉइंट है, इंटरनल डिवीजन, है ना। इसको हम समझते हैं m बाई एन, यानी गिवन रेशो कौन सा हो जाएगा, m/n, इंटरनल रेशो। तो इस रे के ऊपर m+n इक्वल पॉइंट्स आप मार्क करोगे। मार्क माई वर्ड्स, है ना। अगेन मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो पॉज करके रिवाइंड करें। हमने कहा कि अगर C एक इंटरनली है, यानी A और B के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, m+n इक्वल डिवीजन ए एक्स रे पे मार्क करेंगे। m+n क्या है, m और n रेशियो है, 3:5 अगर रेशियो है तो 3+2 5 पॉइंट मार्क करेंगे। कितने, 5 इक्वल पॉइंट्स। तो वो मार्क करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे उसके लिए आपको करना क्या है कि कंपास का पॉइंट यहाँ पे रखिए, और एक कोई छोटी सी आर्क ले लीजिए, वॉट एवर यू फील लाइक। सपोज करो हमने कंपास का पॉइंट रख के पेंसिल से यहाँ पे कट कर दिया। अब उस आर्क लेंथ को चेंज किए बिना ने कंपास को बिल्कुल भी मूव मत करना, ज़रा सा भी मूव मत करना, और पॉइंट को यहाँ रखना, और फिर 4 पार्ट्स कर देना, 1 2 3 4 और ये 5। बात समझ में आई। हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने ये किया कि कंपास का जो आपका पॉइंट है हमने ए पे रखा, और पेंसिल कोई भी एक छोटी आर्क लेके हमने एक कट कर दिया, इसको हमने बोल दिया A1। अब ये जो आर्क लेंथ है ना स्टूडेंट, इसको चेंज नहीं करना है, यानी कंपास के डिवीजन को चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसका पॉइंट फिर यहाँ पे रख के फिर एक और आर्क, फिर वापस चेंज किया बिना फिर एक और आर्क, फिर वापस चेंज किया बिना एक और आर्क, वापस चेंज किया एक और आर्क। कितनी करनी है, 5। तो ये A1 A2 A3 A4 और A5, 5 आर्क्स हो गई। 5 आर्क्स होने के बाद ये सारी इक्वल डिवीजन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे इक्वल डिवीजन है। 5 आर्क्स होने के बाद अब आप देखो कि 3:2 का डिवीजन है, राइट। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि अगर m ग्रेटर देन n होगा, क्या चीज़ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ ये, इसको आप समझ के रखना। अगर m ग्रेटर देन n होगा, m यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है ना।
तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा स्टूडेंट, तो आपको करना क्या है कि न्यूमरेटर से आपको देखो यहाँ पे क्या हमें 3:5 का रेशियो लेना है, 3:2 का रेशियो लेना है। अगर m यानी अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर से यानी लास्ट वाला पॉइंट को b से ज्वाइन करना है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा यानी फिर डिनोमिनेटर को लास्ट वाले पॉइंट से हमें ज्वाइन करना। अगर बड़ा होगा, अगेन आई एम सेइंग 3:2 है, रेशियो क्या हो सकता था, रेशियो 2:3 भी हो सकता था। अभी तो 3:2 है ना, रेशियो 2:3 भी हो सकता था, यानी डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो लास्ट वाले पॉइंट से ज्वाइन नहीं करना, वो क्या करना वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन अगर न्यूमरेटर बड़ा है, जैसे यहाँ पे 3 बड़ा है 2 से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि लास्ट वाले पॉइंट को b से ज्वाइन कर देंगे और फिर इस एंगल को मेज़र करेंगे। कौन सा एंगल, एंगल A5 एंड B, इस एंगल को मेज़र करो। इस एंगल को मेज़र कैसे करते हैं, इस एंगल को मेज़र करने का मतलब यह है कि इस एंगल को इक्वल यानी इस एंगल के इक्वल एक एंगल आपको 3 से बनाना है। यानी ये जो लाइन है ना स्टूडेंट A5B, इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है A3C। हाउ टू मेक दैट लाइन पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट है ना। यानी A5B एक लाइन आ गई है, इसके पैरेलल लाइन हमें 3 से बनानी है। 3 से क्यों बनानी है, क्योंकि 3 न्यूमरेटर है, 3:2 का रेशियो है ना, तो फिर न्यूमरेटर वाला जो पॉइंट है 3, उस पॉइंट से आपको पैरेलल लाइन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, आप ऐसा करो, कंपास का एक पॉइंट लो यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना, कंपास का एक सिंपल सा पॉइंट ले लो। तो कंपास का पॉइंट लिया और एक आर्क कट करी। वो आर्क जो कट करी ना स्टूडेंट, सेम आर्क 3 पे रख के कट कर दो, सेम आर्क 3 पे रख के कट किया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि अब आप कंपास का पॉइंट A4 पे, ये जो यहाँ पे जो कट रहा है A4 पे नहीं, यहाँ पे जो ये AX पे जो इस आर्क ने कट किया है उस पे रखिए। ये बाय चांस यहाँ पे A4 दिख रहा है, यहाँ पे A4 पे नहीं कट कर रहा है, ध्यान रखना है ना। कंपास का जो पॉइंट है, आप AX जो लाइन है, ब्लू वाली लाइन है, जहां उसने AX रे को कट किया है, वहां पे पॉइंट रख के आप कंपास की आर्क लेंथ को एडजस्ट करके देखिए कि ये कहां पे ऐसे कट करता है। आर्क लेंथ को एडजस्ट आगे पीछे करके देखिए कि ये यहां पे आना चाहिए, ठीक है। वो आर्क लेंथ उठाइए और फिर कंपास का पॉइंट यहां रख के वही आर्क लेंथ यहां पे कट कर दीजिए और फिर इस लाइन को जोड़ दीजिए। तो ये अपने आप लाइन पैरेलल आएगी। ये जो A3C है ना, ये अपने आप लाइन पैरेलल आएगी और ये 3:2 का रेशियो ऑटोमेटिक बैठेगा, ठीक है। आई मेक माई लेवल बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट टू यू। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कोई दिक्कत आ रही है स्टूडेंट, तो आपका पॉज करके रिवाइंड करिए, है ना, क्योंकि यही खासियत है वीडियो लेक्चर की कि मैंने स्टार्टिंग में ही एब्सोल्युटली एवरीथिंग मैंने समझाने की कोशिश करी है। लेकिन अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ पॉज करके रिवाइंड करिए। फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्यूटेशन में एक बार बता देता हूँ कि अगर रेशो 3:2 का है, यानी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो अगर किसी लाइन को 3:2 में डिवाइड करना है तो सबसे पहले वो लाइन बनाइए, ठीक है। सबसे पहले वो लाइन बनाइए। उस लाइन को बनाने के बाद एक एक्यूट एंगल में, जैसे कि ये लाइन बनाई हमने, तो एक एक्यूट एंगल की लाइन बनेगी। एक्यूट एंगल बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया, चाहे तो 60 डिग्री बना सकते हैं, चाहे 30 डिग्री बना सकते हैं, वॉट एवर यू फील लाइक, एनी एंगल, लेकिन बनेगा कंपास से ही, प्रोटेक्टर से नहीं बनाना, ठीक है। उसके बाद ये AX हमने एक रे बना दी है। अब इसको आप 3+2 डिवीज़न में इक्वल डिवीज़न डिवाइड कर लें, यानी M+N में AX रे को डिवाइड कर लीजिए। तो हमने एक आर्क लेंथ ली, आर्क लेंथ लेने के बाद हमने क्या किया, A से रखा, A1 मार्क किया, फिर A2 मार्क किया, फिर A3 मार्क किया, फिर A4 मार्क किया, फिर A5 मार्क किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, अगर ये बड़ा है, तो हमने लास्ट वाले पॉइंट को किससे ज्वाइन किया, B से ज्वाइन कर दिया। लास्ट वाले पॉइंट को हमने B से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये B है। तो लास्ट वाले पॉइंट को हमने B से ज्वाइन करने के बाद अब हमने देखना है कि ये जो A5B जो लाइन आई है, इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है 3 से। 3 से क्यों बनानी, कि न्यूमरेटर पॉइंट 3 है, न्यूमरेटर पॉइंट 3 है, तो लाइन पैरेलल कैसे बनाते हैं कि इक्वल एंगल बना दो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा ना। दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना देते हैं A5 वाला। तो एंगल A5 और B वाला जो एंगल है वो A3 पे बनाना है। तो एक आर्क कट करो, कंपास का पॉइंट 5 पे रखो, कंपास का आर्क कट करो, कंपास का पॉइंट 5 पे रखो और ऐसे कट कर दिया आर्क। सेम आर्क लेंथ आप A3 से कट कर दो ऐसे। उसके बाद कंपास का पॉइंट AX रे पे, जहाँ पे इस ब्लू लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, वहाँ पे रखिए और पेंसिल को एडजस्ट करिए आगे पीछे। पेंसिल का मतलब है आर्क लेंथ को एडजस्ट करिए और देखिए कि ये कहाँ पे कट हो रहा है।
यानी ग्रीन लाइन को कहाँ कट कर रहा है। फिर इस पॉइंट को वहाँ सेम आर्क लेंथ से फिर आप क्या करिए, यहाँ पे भी कट कर दिए और फिर ये ज्वाइन कर दिए। तो ये अपने आप आपकी लाइन पैरेलल आएगी। जो ब्लू लाइन आएगी ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में दिख नहीं रहा है लेकिन ये ब्लू लाइन पैरेलल आएगी। ये जो पॉइंट होगा ये सी होगा और ये रेशियो अपने आप 3:2 का आएगा। स्टूडेंट बात समझ रहे हैं। दिस इज हाउ द इंटरनल डिवीजन विल मेक, और वो रेशियो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, जैसे कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड्स इक्वल्स टू 3/4। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर यहाँ पे देखिए 3:4 न्यूमरेटर बड़ा है क्या डिनोमिनेटर से। सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी है हमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं है। तो अभी तक हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तो कंसेप्ट देखा ही नहीं है। तो अभी हम ये लाइन पैरेलल बना क्यों रहे स्टूडेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये लाइन का इंटरनल डिवीजन कर क्यों रहे। इंटरनल डिवीजन इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि हम पैरेलल सिमिलर ट्रायंगल बनाने वाले हैं, स्केल पे सिमिलर ट्रायंगल रखने वाले हैं, इसलिए हमें ये डिवीज़न की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि अगर बाई चांस न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ, अगर बाई चांस न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ तो क्या होगा। अच्छा, उसमें भी ऐसा कुछ ज़्यादा इतना फंडा नहीं है। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ तब भी आप लास्ट वाले पॉइंट को ही ज्वाइन करिए। ठीक है, इसमें एक कुछ डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू फॉलो ओनली एनसीईआरटी मेथड ओनली, है ना। जैसे कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझाया है 9th क्लास के अंदर, आपको मुझे लगता नहीं कि इसकी रिक्वायरमेंट होगी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, क्योंकि वो हमारे 11th क्लास का सिलेबस है। आई एम रियली सॉरी कि देखिए, एक तो होता है इंटरनल डिवीज़न और एक होता है एक्सटर्नल डिवीज़न। तो इंटरनल डिवीज़न हमारे सिलेबस में है, एक्सटर्नल डिवीज़न हमारे सिलेबस में नहीं है, बल्कि 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है। हमारे ये क्लास 11th में आएगा एक्सटर्नल डिवीज़न, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वहाँ पढ़ेंगे। तो आप बस यही जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, चाहे रेशो छोटा हो या बड़ा हो, यानी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से या न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है, आपको मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करना, हमेशा इंटरनल डिवीजन ही आएगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल ए बी सी। सपोज करो कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, वो तो आप 9th क्लास से बनाना जानते हो। 9th क्लास से कैसे बनाते हैं, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन 9th क्लास में था। सपोज करो हमने एक ट्रायंगल ए बी सी बना लिया। अब इस ट्रायंगल के सिमिलर बनाना है जिसका रेशो 3/4 हो, यानी ए बी अपॉन समथिंग, बी सी अपॉन समथिंग एंड ए सी अपॉन समथिंग विल कम्स आउट टू बी 3:4। तो टोटल यहाँ पे आप क्या करेंगे कि बी सी से एक्यूट एंगल मानते हुए एक रे खींचेंगे। बात समझ रहे हैं, ये बी सी से हमने एक्यूट एंगल मानते हुए एक रे खींची बी एक्स, और टोटल डिवीजन कितने होंगे 3 + 4 7। तो आग कट कर लीजिए B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, किसको, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो ज्वाइन हो गई है तो हमें किससे ज्वाइन करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे 3 से, यानी 3:4 का रेशियो में लेना है ना, तो 3 से ज्वाइन करना पड़ेगा। हमने 30 इसमें ले लिया है, तो आप 3 जो पॉइंट है, यानी आपको यहाँ पे एक इक्वल एंगल बनाना पड़ेगा। तो आप आर्क कट करिए, इसको आप ब्लू में जैसा भी आप लेना चाहें, वॉट एवर यू फील लाइक, आर्क कट करिए, सेम आर्क लेंथ 3 पे कट करिए। फिर यहाँ से इसका मेज़र करिए, यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखिए, इस एंगल को मेज़र करिए, वही एंगल यहाँ पे बना दीजिए। तो अपने आप जो लाइन बनेगी वो पैरेलल आ जाएगी B7C के। ठीक है, ये जो पॉइंट हमने इसको C' मार्क कर देते हैं। क्या मार्क कर देते हैं स्टूडेंट, C'। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। कहाँ पे, यहाँ पे आप एंगल मेजर करिए, एंगल C को, C पे कंपास का पॉइंट रख के इस एंगल मतलब एक आर्क कट करिए, वही आर्क C' से इक्वल लेंथ पे कट करिए। फिर इस पॉइंट पे रखते हुए जहाँ पे इस ग्रीन लाइन ने ब्लू लाइन को कट किया, वहाँ पे इस एंगल को मेजर करिए और यहाँ पे भी उस एंगल की आर्क को कट करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने आप आपको ये जो लाइन आएगी, ये जो एंगल आएगा, ये अपने आप इसके पैरेलल आएगा। ठीक है, इसको हमने A' बोल दिया। तो अब आ जाएगा आपके पास A' B एंड B C' एंड आपके पास A' C', AC अपॉन A' C', वो 3:4 का रेशो अपने आप आ जाएगा सिमिलर ट्रायंगल से। समझ रहे हैं,
तो ये मैंने आपको स्टेप समझाए हैं अभी, और ये उसका फॉर्मल सॉल्यूशन है। क्या किया हमने, इन्होंने ट्रायंगल ABC ऐसे बनाया है, ठीक है, और 3:4 आप टोटल, इसमें आप चाहें तो टोटल, वैसे तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि आप टोटल ही लें, स्केल फैक्टर 3+4 है तो टोटल आप 7 बनाएं, तो ये अपने आप 3:4 का रेशो आ जाएगा, ठीक है। वो स्केल फैक्टर यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक करी है, वो आप अवॉइड करें इसको, है ना। 3:4 में आप टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न कितने लें, टोटल 7 डिवीज़न ही लें, 3+4 7 डिवीज़न ही लें, वो स्टेप याद रखें। अच्छा, कई बुक्स में आपके पास ये एक ऑप्शन होता है कि जैसे कि अगर रेशो है m/n, तो आप टोटल डिवीज़न कितने लेते हो, m+n, ठीक है। और कहाँ से ज्वाइन करते हो न्यूमरेटर से, ठीक है। और अगर m+n है टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न, और ज्वाइन कहाँ से करते हो, आप न्यूमरेटर से ज्वाइन कर देते हो, m से ज्वाइन कर देते हो। यानी अगर आपके पास 3:4 का रेशो है या 3:2 का रेशो है तो 3+2 डिवीज़न ले लोगे, और 3 से 1 2 3 4 और 3 से ज्वाइन कर दोगे, यानी 3 से इक्वल एंगल बनाओगे। बात समझ रहे हैं। अब लेकिन अगर आपके पास किसी बुक में जैसे कि 3:4 का रेशो है, ठीक है, तो वो जो बड़ा होता है ना उतना इक्वल डिवीज़न ले लेते हैं। एक ऑप्शन ये भी रखते हैं 1 2 3 4, और फिर 3 से भी ज्वाइन कराते हैं। ये ऑप्शन सही तो है, लेकिन कई बार इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने वही किया हुआ है, देखिए ना, लोकेट 4 4 डिवीज़न किए हैं और 3 से ज्वाइन करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये 3:4 का रेशो नहीं आएगा, ये 3:1 का रेशो आएगा। तो ये जो मेथड है यहाँ पे, इसको आप अवॉइड करोगे, ठीक है। आप कितने डिवीज़न करोगे, 7 डिवीज़न ही करोगे, ठीक है। यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे होपफुली। अगर ये आज के लेक्चर में थोड़ा सा भी कोई कंस्ट्रक्शन ऐसा चैप्टर है कि मैं आपको जब करके बताऊंगा कॉपी में तभी ज़्यादा मज़ा आता है, तो आपके लिए तो RG आपको मैंने बता ही रखा कि आप RG आ सकते हो किसी भी डाउट्स के क्लियरिफिकेशन के लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम देयर ऑल्सो। लेकिन अगर आप जूम के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू कोई चीज़ समझना चाहो तो उसके लिए भी आप ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज़ क्लास, टेक केयर, बाय।